नमस्कार। हमारे साथ प्रदेश सरकार के बहुत कद्दावर मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं और इस समय गढ़वा के प्रत्याशी भी हैं। चुनाव मैदान में उतरना हमेशा एक रोमांचकारी अनुभव है और हर बार लगता है जैसे किसी परीक्षा से होकर गुजरना है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कितना रोमांच है, कितना परीक्षा महसूस कर रहे हैं? देखिए, रोमांच तो ज़रूर होता है क्योंकि जब आप अच्छे काम करते हैं और उसके लिए जब परीक्षा देते हैं अच्छे कर्म करके, अच्छी मेहनत करके, लगन से, तो परीक्षा फल का भी लगता है कि जल्द से जल्द परीक्षा फल आए और परीक्षा में अव्वल आए। तो 2019 में जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी थी और मैं अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। जो गढ़वा के माथे पर एक कलंक था पिछड़ेपन का, उस कलंक को काफ़ी हद तक मैंने धोने में सफलता पाई है, उस कलंक को हटाने में सफलता पाई है। और आज गढ़वा जो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में पूरी तरह से पिछड़ा हुआ था, कोई भी आधारभूत सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं थी। हमारे 2.5-3 वर्षों के कार्यकाल में हमने गढ़वा को पूरी तरह से बदल दिया, यहाँ की जनता के आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम, मार्गदर्शन से। और फिर से हमारा जो लोकतंत्र में जो व्यवस्था है कि 5 वर्षों में चुनाव होते हैं, जनता को फिर से अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है, फिर से वो समय आ गया है। ऐसे तो अभी समय पूरा नहीं हुआ था, जनवरी तक, हमारा 5 जनवरी तक हम दिसंबर में भी चुनाव हो सकते थे, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव पहले कराने की घोषणा कर दी। तो हम लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं क्योंकि हम जनता की अदालत में भरोसा रखते हैं, अपने काम पर हमें भरोसा होता है। तो हम रोमांचित हैं कि जल्द से जल्द जल्द से जल्द। तो एक तो होता है कि आप कैंडिडेट की लड़ाई होती है कि कैंडिडेट्स कौन कौन है, एक विचारधारा की भी लड़ाई होती है चुनाव में। तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए ज़्यादा टफ क्या है, विचारधारा की लड़ाई या कैंडिडेट की लड़ाई? हालांकि हमारी लड़ाई है जिम्मेदारी की। विचारधारा एक विचारधारा होती है जो हमारे विपक्षियों की है कि फूट डालो, राज करो, धार्मिक उन्माद फैलाओ, जाति धर्म में बांटो, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लो। और हम काम पर विश्वास करते हैं। हम जो लोकतंत्र में जो व्यवस्था है कि जनप्रतिनिधि जनता चुनती है अपने हक अधिकार के लिए, विकास के लिए, और सरकारें बनाती हैं सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए। तो हम लोग दोनों में हम जो पूरी तरह से जनता के प्रति समर्पित सरकार कहेंगे और एक समर्पित जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका हम लोग निभाते हैं। और हम लोग चुनाव की कोई तैयारी नहीं करते। हम हमेशा 2400 घंटे 365 दिन जनता के बीच हम, हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी उनके सुख दुख में रहते हैं और जनता हमारे साथ रहती है। तो हमारा बस यही फंडा है। हमारी विचारधारा, तो जो हमारी विचारधारा है आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारत जो पूरी तरह से संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक देश है और सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों को समान अधिकार है हमारे देश में रहने का। हम उसके पोषक हैं और हम उसका सम्मान करते हैं। हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, हमारी सामाजिक एकता, समरसता, सांप्रदायिक सौहार्द, हम इसको हम इस कायम रहे, इस पर हम काम करते हैं। और हमारे विपक्ष के साथी इसी को भड़का कर और वोट लेने का काम करते हैं और जनता को हक अधिकार दिलाने में उनकी कोई रुचि नहीं रहती है। लेकिन उनका कहना है जो उनके मुद्दे हैं, जिन हम चूँकि चुनाव को मानना होगा कि नैरेटिव भी उसमें बहुत कुछ बोलता है। तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई है कि झारखंड में घुसपैठ की समस्या बढ़ी और दूसरा जो नैरेटिव है वो भ्रष्टाचार को लेकर है। लेकिन भ्रष्टाचार चलिए, इसलिए हम उसको काउंट नहीं कर सकते कि ये मुद्दा लेकर वो लोकसभा में गए और उसमें बहुत ज़्यादा उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन जो घुसपैठ का मुद्दा है वो आपके लिए भी नया है। इस मुद्दे को कैसे एड्रेस करेंगे आप? अभी तो सबसे पहले इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, अभी सारी व्यवस्था को जानते हैं, समझते हैं। घुसपैठ रोकना देश की सीमा, अगर राज्य की सीमा से दूसरे राज्य की सीमा पर रोकना हो तब तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर देश की सीमा पर घुसपैठ रोकना हो तो ये किसकी जिम्मेदारी है, ये सभी लोग जानते हैं, आम जनता भी जानती है कि ये पूरी जिम्मेदारी
केंद्रीय गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो ये लोग जब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बच जाता है तो इस तरह के ये हथकंडे अपनाते हैं, इसको हथकंडा कहा जाएगा। ये बांग्लादेशी घुसपैठ, अरे भाई अपने आप में शर्म करनी चाहिए कि आप अपनी आंतरिक सुरक्षा को कमज़ोर बता रहे हैं, पूरे दुनिया को बता रहे हैं कि बांग्लादेशी घुस आ जाते हैं। हाँ, आसाम में कहाँ से आ गया? आसाम में तो उनके मुख्यमंत्री यहाँ दिन रात प्रवास किए हुए हैं और आसाम में भी बांग्लादेशी कहाँ से आ गए? और यहाँ तो बांग्लादेशी के नाम पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। आसाम में तो वास्तविक रूप से बांग्लादेशी वहाँ प्रवेश कर गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जनता अब इससे बहुत ऊब चुकी है। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अरे इनको देखना चाहिए कि एक भी कोई ऐसी बात बता दे। एक समय था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, उसी से बांग्लादेश बना। किसने किया था? कब की सरकार ने किया था? और हमेशा हम अपनी सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा, अपने देश की सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध, कटिबद्ध रहते हैं। अगर हमें भी सीमाओं पर जाकर और देश की सुरक्षा करनी पड़े तो हम भी उसके लिए तैयार रहते हैं। हम ऐसे नैरेटिव सेट नहीं करते, भावना नहीं भड़काते। हम विकास की राजनीति करते हैं, जनहित की राजनीति करते हैं। हम जनता को रोटी, कपड़ा, मकान उपलब्ध कराने की राजनीति करते हैं। सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था हम जनता को देते हैं। और ये लोग इसमें पूरी तरह से हमारे विपक्ष के साथ ही विफल रहे हैं। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी तरह के मुद्दे भड़काते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक मुद्दा ये है कि जब से सरकार बनी, सरकार एक खतरे के तहत रही कि कब यहाँ टूट हो सकती है, सरकार पर किसी तरह की मुसीबत आ सकती है। अगर वो स्थिति नहीं होती तो शायद और बेहतर काम होता। इस तरह के आरोप लोग कह रहे हैं कि आप अपनी सरकार बचाते रहे, काम उस तरह से नहीं हो पाया। निश्चित रूप से ये पूरे राज्य की जनता जान रही है कि राज्य की जनता के जनादेश का अपमान, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी दुनिया की अपने को बताते हैं, ये हमारे राज्य में नहीं, अन्य राज्यों में भी ये निरंतर इस तरह का सफल प्रयास करते रहे। और हमारे राज्य में तो पूरी तरह से मुँह की खानी पड़ी, सारी ताकत झोंक दी। लेकिन हमारे झारखंड के लोग, झारखंडी लोग काफ़ी दृढ़ इच्छा शक्ति के लोग हैं। सारी ताकत लगा दी इन्होंने, अपनी केंद्रीय एजेंसियों को डराना, धमकाना, जेल भेजना, खरीद फरोख्त, सारी ताकत लगा दी। लेकिन हमारी सरकार को 3 बार भरे शपथ लेना पड़ा। लेकिन जनता के जनादेश का हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपना अपमान नहीं होने दिया और आज की जनता भी हमारे साथ खड़ी रही। सरकार ये लोग नहीं गिरा पाए। तो ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से जनता को हक अधिकार दिलाने में एक बाधा का काम इन सारी चीज़ों से हुआ है। बाधा बहुत पड़ी, नहीं तो हम लोग और पहले बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी योजनाओं का लाभ जनता को दिला सकते थे। अभी हम लोगों ने मैया सम्मान योजना अगस्त में लागू की। ये योजना हम लोगों का विचार था मार्च अप्रैल में ही लागू करने का, तो उससे भी वंचित रह गई हमारी बहन बेटियां। और भी बहुत सारी योजनाएं थी। कृषि लोन माफ़ी की योजना भी हम लोगों को लेट से, फिर हम विलम्ब हुआ, 2 लाख रुपए हम लोगों ने कृषि लोन माफ़ किया। तो हम लोगों ने इन विषम परिस्थितियों में जो कर दिखाया है और जिस उद्देश्य से सरकार बनती है, उस उद्देश्य को पूरा करने में जो सफलता पाई है, मैं कहूँगा कि 19 साल पर हमारा 3 साल भारी है। और एक चर्चा जो पूरे प्रदेश में है, वो आखिरी सवाल हमारा वही है, इस चुनाव में कल्पना सोरेन फैक्टर कितना मायने रखेगा? ये तो कहे तो कि विपत्ति में संपत्ति मिलना, एक कहा जाता है कि विपत्ति ये तो अपने आप को कोसते होंगे। जिन्होंने ये साजिश रची थी माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने की, वो अपने आप को कोसते होंगे कि बहुत बड़ी भूल कर दी उन्होंने। हमें एक ऐसी नेत्री मिल गई जो इस राज्य की जनता को पूरी तरह से जगाने का काम कर रही है, उन्हें सच्चाई से अवगत कराने का काम कर रही है कि कैसी साजिशें रची जा रही हैं जनता के विरुद्ध, कैसे उन्हें हक अधिकार पाने से रोका जा रहा है, कैसे विकास से रोका जा रहा है।
जगह जगह जाकर हमारे कल्पना सोरेन जी बता रही है कि कैसे हमारे केंद्र की सरकार ने हमारे हक का 1,36,000 करोड़ रुपया रोक कर रखा है, प्रधानमंत्री आवास रोक कर रखा है, हमारी जो भी केंद्रांश होते हैं राज्य सरकार को जो केंद्र की राशि मिलती है उसको रोक कर रखा है, वृद्धा पेंशन का पैसा रोक कर रखा है। ये सारी चीज़ें हमारे एक स्टार प्रचारक हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी थे, अब और बहुत बड़ी स्टार प्रचारक मिल गई है जो जनता को जगाने का काम कर रही है और लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा का अलग जगा रही है। चलिए, आप चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, इस बीच में समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम उम्मीद करते हैं और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस चुनाव के लिए। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, ITO मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन